नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज मैं डिस्कशन करूँगा श्रीराम फाइनेंस के बारे में। देखिए श्रीराम फाइनेंस जो बेसिकली एक टाइम श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस नाम से जाना जाता था। तो श्रीराम फाइनेंस बेसिकली एक एनबीएफसी कंपनी है और कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, करीबन 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप है। अगर मैं पेयर ग्रुप से बात करूँ तो कंपनी का रैंकिंग आ चुका है 6 नंबर में। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी चोला फाइनेंस जो है तो उसको भी टेक मतलब क्रॉसओवर कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल है इस कंपनी के ऊपर। तो मैं पूरा डिस्कशन करूँगा इस कंपनी के ऊपर। मुझे एक शानदार टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देखने को मिला, जो कंपनी को आगे ले जा सकते हैं। तो उसी के बारे में चर्चा करूँगा क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो कुछ टाइम ऑफ पीरियड में कंटिन्यूअसली करेक्शन होता हुआ देखने को मिले। कंपनी टॉप लेवल चला गया था 725 के आसपास और करंटली 550 के आसपास चल रहा है। तो अराउंड आप बोल सकते हैं 200 पॉइंट्स के आसपास करेक्शन हुआ है। तो क्या ये इस करेक्शन को फिर से वो रिकवरी कर सकते हैं? अगर मार्केट फिर से अपट्रेंड हो, क्या वो रिकवरी करेगा? तो इसके ऊपर मेरा व्यू क्या है, मैं इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करूँगा और आपको एक बेस्ट टेक्निकली चार्ट पैटर्न सिखाने वाला हूँ, जो आप सीख कर खुद आप टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर काम कर सकते हैं। तो चलो, आज मैं स्विंग बेसिस में इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से काम करूँगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले देखिए, मैं किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले जो डेटा देखता हूँ, वो है कंपनी के ऊपर फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल। तो सबसे पहले मैं अगर फाइनेंशियल का देखूँ तो इस बार कंपनी का सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सारे रिकॉर्ड तोड़कर कंपनी हाईएस्टली इस बार सेल्स को जनरेट किया। मतलब रेवेन्यूज़ जो है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले बार 8,900 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था, जो इस बार बढ़ के हो चुके 10,600 करोड़। उसी तरीके से इंटरेस्ट डालना देना पड़ा, एक्सपेंस भी मिटाना होगा और सारे मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया, वो करीबन 686 से लेकर आज कितना बन चुका है 3,250 करोड़ के आसपास। मतलब आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। तो जब किसी कंपनी हाईएस्टली प्रॉफिट जनरेट किया, उसके साथ-साथ कंपनी का आरओई बहुत शानदार है, 15% के ऊपर है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंपनी का वैल्यूएशन, जो कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कई गुना कम है। और मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी का खुद के पी रेशियो एक टाइम चला गया था लास्ट 5 ईयर्स में 20 के ऊपर और आज कहाँ पे चल रहा है 12 के आसपास। मतलब कंपनी के एवरेज जो 5 साल की पी रेशियो है उसी के आसपास चल रहा है। मतलब कंपनी का वैल्यूएशन भी एकदम सस्ता है। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर एक बार अगर डेटा को देखा जाए तो कंपनी का जो कर्जा है, जो पिछली बार जो कर्जा लिया गया था, इस बार कर्जा वो ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब कर्जे का जो अमाउंट्स है, वो धीरे-धीरे बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक पॉजिटिव अमाउंट्स ग्रोथ होता देखने को मिले हैं और मेरे हिसाब से जिस तरीके से यहाँ पे कर्जा बढ़ा है, जिस तरीके से यहाँ पे कर्जा बढ़ा है, उस तरीके से बिज़नेस भी बढ़े। क्योंकि आपको जो यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो ज़्यादा कर्जा लेने के कारण ही कंपनी ज़्यादा रेवेन्यूज़ कमा पाए और ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा पाए। ठीक है, देखिए मान के चलिए आज आपने ₹100 दूसरों को लोन दिया और उस लोन के अगेंस्ट में आप 10% इंटरेस्ट ले रहे हैं और मतलब आपको ₹110 मिलेगा। तो सोचिए अगर आप ₹1000 लोन देते तो आपको 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से ₹110 मिलता, सॉरी ₹100 मिलता, तो आपका ₹1100 हो जाता। मतलब आप जितना पैसा लोन देंगे, अगर उसमें ठीक-ठाक बिज़नेस कर पाएँगे, तो आपको अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट बनेगा। तो वही बेस्ट एग्ज़ाम्पल कंपनी ने दिया है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से कंपनी का परफ़ॉर्मेंस हो रहा है, जब पूरा का पूरा मार्केट में हालत खराब है, जब पूरा मार्केट में रिज़ल्ट खराब आ रहा है, उस टाइम में भी आप देखिए सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, एक पॉज़िटिवली कंपनी ग्रोथ कर रहा है। मानता हूँ कि लास्ट 3 इयर्स में कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा था। तो इस बार कम हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार हो गया। क्योंकि 25% का प्रॉफिट ग्रोथ भी कोई खराब प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है। अगर मैं यही डेटा अगर मैं इंडिया के टॉप 2 कंपनीज़ को देखूँ, जैसे बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, चलो उसको भी एक बार दिखा देता हूँ। अगर मैं बजाज फाइनेंस का देखिए उसका प्रॉफिट ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं है, जितना एसआरटी फाइनेंस का हुआ है। अगर मैं बजाज फिनसर्व की भी देखूँ, तो उसका भी प्रॉफिट ग्रोथ देखिए उतना ज़्यादा नहीं है, जितना एसआरटी फाइनेंस मतलब श्रीराम फाइनेंस के हुआ है। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया बाकी कंपनी की तुलना से। अभी इसीलिए शायद देखिए इन्वेस्टर इस कंपनी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। हम लोग सोचते हैं कंपनी में इतना क्या दाम है। देखिए एक टाइम इंस्टीट्यूशन उतना ज़्यादा माल उठा के ही नहीं रखा था। 3-4% माल लेके रखे थे। तो आज कितना है? 53% सिर्फ एफआईएस के पास ही है और डीएस के पास 15%। पब्लिक को तो कोई मतलब जगह ही नहीं मिला। सिर्फ 5 साढ़े 5% का ही पब्लिक के पास माल है। बाकी प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है।
तो सीधा-सीधा कहूँ, मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हूँ और बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखने के बाद और भी आपको इस कंपनी के ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो चलो, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे मैं जिस स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करूँगा, वो है आरएसआई। तो आरएसआई का रूल्स क्या है, मैं आपको पहले बता दूँ। आरएसआई कैसे एडिंग किया जाता है, वो उसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ पे मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिकेटर में जाना, यहाँ पे आरएसआई सर्च कर लेना, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स सर्च करना। तो आपको कुछ इस तरीके से आरएसआई का इंटरफेस दिखेगा। आरएसआई को याद रखना, यहाँ पे टॉप लाइन को कहा जाता है 70 और बॉटम लाइन को कहा जाता है 30। देखिए, हर कोई अलग-अलग सेटिंग करता है। मैं 70-30 के रूल्स को फॉलो करके काम करता हूँ। इस स्ट्रैटेजीज़ को दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप इस स्ट्रैटेजीज़ को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। ये मेरा खुद का रूल्स है। ये मैं खुद के रिस्क के हिसाब से काम कर रहा हूँ। आप एक बार आपके रिस्क के हिसाब से काम करिए, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है नहीं। मैं आपको हमेशा मेरा स्ट्रैटेजीज़ को आपको सिखाने का कोशिश करता हूँ। आप सीखिए, बैक टेस्टिंग करिए, मतलब पीछे जाकर टेस्टिंग करके देखिए, क्या उस स्ट्रैटेजीज़ में सचमुच दम था? क्या सचमुच उस स्ट्रैटेजीज़ में काम हुआ? क्या फाइनली उस टाइम फंडामेंटल्स ठीक था? सब कुछ आपको थोड़ा-सा मेहनत करना होगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए, आरएसआई रूल्स के हिसाब से आरएसआई का लाइन जब भी 30 के नीचे टच करे और उस टाइम 200 डेज़ मूविंग एवरेज के लाइन के नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग दे, तब मैं पोज़ीशन क्रिएट करता हूँ। जैसे देखिए, आप कहेंगे सर यहाँ पे भी तो आया था, मगर यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए, जिस टाइम इसका कैंडल बना था, उस टाइम इसका चार्ट कैंडल जो है, उस टाइम 200 डेज़ मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया था। मतलब इस स्ट्रैटेजीज़ को यहाँ पे मैं यूज़ नहीं करूँगा। तो प्रॉपर नीचे आना चाहिए। तो प्रॉपर नीचे कहाँ पे आया? अगर देखा जाए तो यहाँ पे 30 के नीचे गए और इस कैंडल ने उसको 200 डेज़ मूविंग एवरेज के नीचे कन्फर्म किया। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं मार्किंग कर लूँगा। मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे 200 डेज़ मूविंग एवरेज के नीचे आया और कैंडल भी यहाँ पे फाइनली सॉरी ऐसे 30 के नीचे आया और 200 डेज़ मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोजिंग हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी मोमेंटम कर रहा है। अगर यही तरीके मोमेंटम करे, जो एक शानदार मोमेंटम जर्नी हो सकते हैं। मैंने बजाज फाइनेंस के ऊपर भी इसी तरीके से काम किया। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। सेम टू सेम आरएसआई स्ट्रैटेजीज़ में काम किया। मैं एक बार आपको बजाज फाइनेंस दिखा देता, मतलब आपको दिखा भी देता हूँ। चलो, मैं एक बार मतलब दूसरे टैब में एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, तो आपको और भी जानकारी अच्छा मिलेगा। मैं एक बार बजाज फाइनेंस में एक बार ओपन कर लेता हूँ, तो आपको और भी देख सीखने को देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, सेम टू सेम रूल्स। आरएसआई के मतलब 30 के नीचे आया और कैंडल यहाँ पे 200 डेज़ मूविंग एवरेज के नीचे आया। तो फाइनली देखिए किस तरीके से कैंडल मोमेंटम करके ऊपर जा रहा है और मैंने आपको इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। जब यहाँ पे एंट्री हुआ था तब भी वीडियो बना था, यहाँ पे भी एक बार वीडियो बनाया और कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया और मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी कंटिन्यू जिस तरीके से जर्नी कर रहा है, वो 70 को टच करके ही दम लेगा। तो 70 को टच करने के बाद ही फाइनली मुझे यहाँ पे पोजीशन क्लोज़ करने का मौका मिलेगा। तो आरएसआई का सेम टू सेम रूल्स मैं फॉलो करूँगा। जब इस लाइन ऊपर जाकर 70 को ब्रेक करेगा, 70 को टच करेगा, तब जिस पोज़ीशन में इसका कैंडल होगा, तो वहाँ पे मैं क्लोजिंग करूँगा। तो क्या सचमुच इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ में पहले भी काम हुआ था? चलो एक बार पीछे जाकर देख लेते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बैक टेस्टिंग करके देखता हूँ, उसके बाद काम करता हूँ। ऐसे नहीं कि किसी भी चार्ट के ऊपर ब्लाइंडली काम कर लेता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे नीचे तो आया, 200 इज़ मूविंग एवरेज के नीचे तो आया, मगर कैंडल 70 को टच नहीं किया। तो यहाँ पे मेरा काम नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए, फाइनली यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखना, यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं अगर कैंडल को देखूँ, तो 30 के नीचे यहाँ पे टच हुआ और कैंडल भी यहाँ पे 200 इज़ मूविंग एवरेज के नीचे आया। तो फाइनली मैं लाइन को यहाँ पे मार्किंग करूँगा और आरएसआई को टच कब हाई किया, देखिए फाइनली टच जब किया इस जगह पे। तो इस जगह पे टच किया, तो उस कैंडल को भी मैं एक बार मार्किंग कर लेता हूँ। यहाँ पे जो ग्रीन वाला कैंडल है, उसको टॉप तक मार्किंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं टोटल ड्यूरेशन अगर देखूँ, तो कितना दिन टाइम लगा, टोटल डे डे ऑफ टाइम लगा कितना, तो देखिए 214 डेज़। 214 डेज़ का मतलब कितना होता है? अराउंड 7 टू 8 मंथ, 7 मंथ। तो 7 मंथ में कितना ग्रोथ दिया? 22%। इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकता है? तो 7 मास में 22% का ग्रोथ दिया। और चलो, और भी बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। देखिए, आपको सीखने के लिए ना थोड़ा-सा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो थोड़ा-सा आपको तो पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए, जैसे यहाँ पे भी कैंडल बना था, यहाँ पे भी कैंडल बने और फाइनली जब आरएसआई को टच यहाँ पे किया, हाँ, यहाँ पे किया। चलो, यहाँ पे कैंडल को मार्किंग कर लेता हूँ। सॉरी, मैंने गलत हाँ, अभी अभी ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैं अगर एक बार मार्किंग करके दिखाया तो यहाँ पे कुछ खास रिटर्न नहीं मिला।
सिर्फ़ 190 दिन में 6 से 7% मिला। कभी-कभी ऐसा हो जाता है, तो ऐसे नहीं कि हमेशा आपको प्रॉफ़िट ही मिलेगा। तो आपको उस चीज़ों को ध्यान रखना है कि हम लोग जो सोचते हैं, उस सोचने से कुछ होगा नहीं। हम लोगों को काम करने के लिए कॉन्फिडेंटली उसके ऊपर वॉच एंड स्टडी करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत शानदार काम किया। देखिए फाइनली इस कैंडल के ऊपर 200 मूविंग एवरेज के तो नीचे आया ही, 30 के नीचे भी आरएसआई टच किया और फाइनली आरएसआई हिट कब किया? हाँ, देखिए यहाँ पे हिट किया। फटाफट यहाँ पे क्या हुआ? इसका जर्नी हो गया। तो ये जो जर्नी हुआ, कितने दिनों में हुआ और कितना ग्रोथ हुआ? तो ओवरऑल जर्नी के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे देखा जाए तो 45% रिटर्न मिला 42 डेज़ में। मतलब हर दिन में 1% करके कंपनी ने रिटर्न दिया। तो यही होते हैं ब्यूटी इन दिस स्ट्रैटेजीज़। तो प्लीज़ इसको स्टडी करिए, उसके बाद वॉच करिए, उसके बाद काम करिए। देखिए मुझे बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं, सर आप अच्छे सिखाते हैं। देखिए मेरा मकसद यही है कि मैं हर किसी को सिखा पाऊँ, हर किसी को मेरा इतने सालों के एक्सपीरियंस मैं आपको बता पाऊँ। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचूँ, मेरा कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, मेरा कोई भी कोर्सेज़ नहीं है। मैं सिर्फ़ आपको सिखाऊँगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, तो मुझे फ़ॉलो करिए और भी दोस्तों के साथ शेयर करिए, शायद उसको भी सीखने को मौका मिले। क्योंकि इंडिया में लोग एक बार गलती करके ना सीख कर काम कर लेते हैं और उसके बाद लॉस हो जाते हैं और उसके बाद वो मार्केट को गाली देकर भाग जाते हैं। तो आप खुद ही काम करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आप सीख कर काम करेंगे तो आप कभी भी इस माइंडसेट में नहीं आएँगे कि हाँ, मार्केट बेकार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।